तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं एजुकेशन 93 के माध्यम से आप लोगों के बीच में, जो कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अध्ययन करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का। नोकलिहाइल झरना किस प्रदेश में स्थित है? यह झरना मेघालय में स्थित है। नोकलिहाइल झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी कि 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है अयप्पन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रसीला जो है गुजरात में सही है। वीथी आंध्र प्रदेश सही है। कृष्णपट्टनम केरल सही है। विदेशिया उत्तराखंड, ये आपका जो जोड़ी है ये सही नहीं। विदेशिया जो है बिहार का एक लोक नृत्य और नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान। व्यास पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित हुई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना। इनमें से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को सम्मिलित किया गया है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संरक्षण मिशन आयुष भारत मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। इस स्कीम में 100 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना नामक 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? VIP, WPI है इसका आंसर। WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक होता है। निम्नलिखित कथनों का पर ध्यान दीजिए। संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला कथन सत्य है। सांकेतिक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। सांकेतिक योजना जो आमतौर पर कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाती है। संकेतक योजना लचीली है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट है और इसमें दोनों ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से मौजूद है। समाजवादी देशों द्वारा व्यापक या अनिवार्य योजना का उपयोग किया जाता है और यह योजना प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परिप्रेक्ष्य योजना 15, 20, 25 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक योजना का संदर्भ देती है। हालांकि 5 से 7 वर्ष की योजनाओं की अवधि में तोड़कर परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। दाल, लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, खाद्य, सब्जी, तेल। तो इसके लिए प्रश्न है, उत्तर है बी नंबर जो है कि 3, 2 और 1। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात पदार्थ खाद्य, सब्जी, तेल, लकड़ी के पदार्थ और दालें हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातकर्ता और उपभोक्ता है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल, जो कि सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन दोनों के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा किया जाता है। FCI के माध्यम से केंद्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। खरीद, भंडार, अनाज के परिवहन। राज्य सरकार को अनाज के ब्लॉक आवंटन की है।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी परिचालन है कि वे निम्नानुसार है: गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य दुकानों का कामकाज करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालक को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नफेड, जो कि फसलों के मूल्यांकन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। नफेड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत की राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा SARFAC अधिनियम के प्रावधान है जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों NPA को कम करने में सक्षम बनाती है? सुरक्षित लेनदार बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा ब्याज का परिवर्तन, संपत्ति पुनर्निर्माण, कंपनी के गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण जो उन तक संपत्तियों का निपटान करेगा और आय का एहसास कराएगा। तीसरा है परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। ये हमारा प्रश्न। भारत में क्रेडिट सूचना ब्यूरो के तहत ग्राहकों को विश्वसनीयता ट्रेड निर्माण रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करता है। इसका जो सही उत्तर है वो है 1, 2 और 3, जिसमें कि लगातार सुरक्षित लेनदार बैंक वित्तीय द्वारा किया जाता है। सारफेसाई का है द सिक्योरेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सेट ऑफ द इन्फॉर्मेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्टेड एक्ट, वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण की सिक्योरिटीज ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पारित एक कानून है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? भारत में नोट छपाई का जो है निम्नलिखित है: नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद और देवास। इसमें से औरंगाबाद को छोड़कर सभी स्थानों पर नोट की छपाई की जाती है। जैसे भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं: मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल, 2 RBI प्रेस और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग मीटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 4 जगह हैं जहां सिक्के कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा में मिंट किए जाते हैं। सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बैंक नोट्स के लिए कागजात बनाने के लिए की गई थी। प्रश्न क्रमांक 14, व्यवहारकारिता गैप फंडिंग योजना VGP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? VGF के तहत केंद्र सरकार के सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोड के लागू होने वाली परियोजनाओं के पूंजीगत लागत का 20% तक ही मिलती है। इस योजना के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा है, जो कि इसका सही आंसर है। VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। उच्च आर्थिक रिटर्न के साथ कई परियोजनाएं हैं, लेकिन वित्तीय रिटर्न लाभ प्राप्त निर्देशांक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक ग्रामीण सड़क कई गांवों के पास के शहर को जोड़ती है। इससे इन गांवों को अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करके भारी आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम आमदनी के कारण उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परियोजना निजी निवेशक पाने की संभावना में नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार परियोजना को व्यवहार बनाने के लिए लागत के लिए एक हिस्से में प्रवेश कर सकती है और मिल सकती है। इस अवधि को व्यवहारकर्ता अंतराल वित्त पोषण के रूप में जाना जाता है। इस योजना के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। VGF के लिए पात्र क्षेत्र वर्तमान में केवल बुनियादी ढांचा है। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 के तहत शक्तियाँ प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा माल आते हैं? इस अधिनियम के तहत हैंग आयरन, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, रुई, जूट, बीज इत्यादि आते हैं। इसी अधिनियम के तहत 7 तरह के पदार्थ आते हैं, जैसे दवाइयाँ, उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक व मिश्रित, खाद्य, तिलहन और तेल आदि सहित खाद्य पदार्थ। हैंग आयरन कपास की पूरी तरह से बनाया जाता है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे जूट और जूट पटसन, साथ खाद्य फसलों के बीज, फल और सब्जियों के बीज,
मवेशी चारा के बीज और जूट। भारत बाद में सूती बीज के भी शामिल हो गया है। प्रश्न क्रमांक 16, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना। पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं हैं चावल, गेहूं, दाल, चीनी, केरोसिन। इनमें से सही विकल्प है पीडीएस से मिलने वाली वस्तुएं चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन। इनमें से कौन सा मिलान सही है? पीली क्रांति अंडे से, सुनहरी क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक। इनमें से सही आंसर है 3 और 4, जो कि पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल के उत्पादन से संबंधित है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। अवमूल्यन एक मुद्रा और दूसरे के बीच निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ देता है। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि डीओपी घाटे की सही करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक बीओपी घाटे को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में विशेषज्ञों की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार पर आयात की कीमत बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 19, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड में भारत का 99% है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। आरबीआई ने इसके अपने शेयर बेच दिए हैं और अब इसमें भारत सरकार द्वारा 99% हिस्सा है। यह कृषि एसएसआई और वांटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू 2011 में किया गया था। भारत में कुल बाहरी ऋण के अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार का है। भारत में कुल बाहरी ऋण के अधिकतम हिस्सा कार्यावधि उधार का है। रिजर्वेंट्स स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। किसी सदस्य को कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच में अंतर एक देश के रिजर्व ट्रेड स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रहा है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की परियोजना जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना DMICDS भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत का सार्वजनिक खाता है। 1999 में भारत के सार्वजनिक खाते के राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF की स्थापना हुई थी। भारत के कुल विदेशी ऋण की अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से मुद्रा में से किसमें है? US डॉलर में। मनरेगा और RNRLM जैसी कई प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि वे मांग संचालित है। एक मांग संचालित योजना की सुविधा और विशेषताएं क्या है? प्रक्रिया समाज की ज़मीनी स्तर से प्रेरित करना है। योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है। कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये तीनों सही हैं। 2 तरह की प्रणालियाँ, एक आवंटन आधारित और दूसरी मांग संचालित। आवंटन आधारित आपूर्ति को भी संचालित किया जा सकता है। मांग संचालित शक्ति का तात्पर्य यह है कि योजना कार्यान्वयन गरीबों के ज़मीनी संस्थानों द्वारा नीचे से संचालित किया जाता है। योजना अत्यधिक विकेंद्रीकृत होगी। यह PRPI, SHG इत्यादि जैसी संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है। नरेगा के तहत नौकरियों की मांग की जाती है। NRLM के तहत भी एक मांग संचालित रणनीति बनाई जाती है। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? खुले बाजार की सुरक्षाएं खरीदना। उत्तर सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों की खरीद से अधिक चालन निधि प्रणाली हो जाएगी।
और अधिक चलन निधि का मतलब है कि अधिक धन एक ही सामान के पीछा करेगा। भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBEC। भारत में प्रत्यक्ष कर की सबसे ऊंची प्राधिकरण CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? WPI, CPI और IIP। उपरोक्त सभी डेटा मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, WPI थोक मूल्य सूचकांक है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आयकर से। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता? यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पादन करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग हैं? FDI पूंजी और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था? प्राथमिक घाटे का उन्मूलन। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य राजकोष की घाटे को खत्म करना था। हालांकि 2007 और 2008 की आर्थिक मंदी के कारण यह असफल हो गया था। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मुद्रास्फीति के साथ। निम्नलिखित में से क्या सही है? प्राथमिक घाटे को बताता है। वित्तीय घाटा या ब्याज भुगतान। राजकोष की घाटे को प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान में विघटित किया जा सकता है। राजकोष के घाटे में ब्याज भुगतान घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक घाटा राजकोष के घाटे के कम ब्याज भुगतान के बराबर है। यह सरकारी वित्त की वास्तविक स्थिति को इंगित करता है, क्योंकि इसमें अतीत में किए गए ऋणों को ब्याज बोझ को शामिल नहीं किया जाता है। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए संबंधित है। उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है। इसका उद्घाटन 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आधुनिकीकरण की ओर है। निम्नलिखित करों का ध्यान दीजिए। सेवा कर, CA के कार्य पर कर, निवेश पर कमाई गई ब्याज पर कर, केवल एक है जो सही है, सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता पर नहीं लगाए जाते हैं। सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न क्रमांक 41, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है? 5000 हेक्टेयर। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। भारत के निम्नलिखित राज्य में किसको संयंत्र और मशीनरी के निवेश को भारत की एक छोटी इकाई कहा जाता है? 25 लाख रुपए। जब संयंत्र और मशीनरी में कुल 25 लाख रुपए का निवेश किया जाता है तो उसे छोटी इकाई कहा जाता है। यह परिवर्तन आबिद हुसैन समिति के आधार पर किया गया था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट से पता चला कि 2004 और 5 में भारत की गरीबी, जिसे उस समय 27% मापा गया था, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गया और वास्तविक गरीबी 37% थी। भारत में गरीबी इन दो विरोधाभासी मापों के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कैलोरी जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी मापती है। निम्नलिखित में से किससे वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्यय के रुझानों पर हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इन्हें रखने की आवश्यकता होती है? राजकोष की उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 से वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्यय में रुझानों की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता है। इस अभ्यास के हिस्से के रूप में आर्थिक मामलों विभाग का आर्थिक प्रभाग संसद के समक्ष रखने के लिए प्रत्येक वर्ष की दूसरी तिमाही के मध्य वर्ष की समीक्षा तैयार करता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनमें से कौन सी सरकार अनुसूचित कर्म योजना को नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने की जिम्मेदारी लेता है? केवल 2, राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार दोनों ही सरकारें अनुचित कर्म योजना के नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह अधिनियम 15 मार्च 1948 को बना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है? मुद्रा की आपूर्ति वृद्धि में हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होती है। मंदी के बाद मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि वास्तव में मुद्रास्फीति के बजाय मुद्रा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जबकि कई संसाधनों का उपयोग कम किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? केवल 8 हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? BPL जनगणना के लिए, उपयुक्त पद्धति और गरीबी आकलन के लिए? केवल 1। BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति के लिए डॉक्टर NC सक्सेना समिति को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। वित्तीय क्षेत्र में विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? जस्टिस BN श्रीकृष्ण। वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग 24 मार्च 2011 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BN श्रीकृष्ण थे। 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापना कब हुआ था? 2007 में। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? ग्राम पंचायत के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजस्व घाटे को खत्म करना। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को खत्म करना था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के बीच निम्नलिखित में कौन सा अंतर है? CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था, IADP एक क्षेत्रीय विकास योजना थी। गहन कृषि विकास कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में भारत सरकार का पहला प्रमुख आयोग था और इसे पैकेज कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह पैकेज दृष्टिकोण पर आधारित था। मुख्य दर्शन किसानों के बीज और उर्वरकों के लिए ऋण प्रदान करना था। CDP और IADP के बीच बड़ा अंतर यह था कि CDP एक सामान्यीकृत विकास कार्यक्रम था, जबकि IDP एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा? EU का मतलब भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? कठोर बजट। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तरल समायोजन सुविधा, मुद्रा का अवमूल्यन, खुला बाजार परिचालन, इनमें से कौन सा वित्तीय उपाय है? मुद्रा का अवमूल्यन। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? फेमा के अंतर्गत बंद है। फेमा फॉरेन करेंसी और मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत भारत में हवाला लेन देन बंद है। यह नियम 29 दिसंबर 1999 को बना था। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है इंदौर। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? ग्राम अनाज बैंक योजना के द्वारा। ग्राम अनाज बैंक योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1997 में शुरू की गई थी। अभी इसका कार्यान्वयन ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, काटेज और गांव उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए हुई थी? कृषि 1, 2, 3।
नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और गांव उद्योग, हस्तशिल्प, अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया था? राधाकृष्णन समिति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर आधारित है? 2005 क्रय शक्ति समानता $1.25 प्रतिदिन। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग, आपूर्ति और संतुलन पर। भारत में डॉलर रुपया विनिमय की दर मांग, आपूर्ति, संतुलन पर निर्भर करती है। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में किसे रखा जाता है? अदृश्य निर्यात के रूप में। पर्यटन से उत्पन्न आय को अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। खाद्य कूपन का विचार किसने किया था? खाद्य कूपन का विचार कौशिक बसु ने किया था। प्रश्न क्रमांक 69 देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होनी चाहिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। यह 2000 से शुरू की गई थी। यह उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो। अगर सरकार आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे निम्नलिखित में से किसमें रखा जाना चाहिए? घाटा वित्त पोषण। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनमें से क्या राज्यों में गरीबी मापन के लिए लकड़ वाला फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? 1 और 2 के लिए। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लकड़ वाला फार्मूला 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। शहरी गरीबी CPI-IL, औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ग्रामीण गरीबी CPI-AL, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य की सूचकांक। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश की वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 1999 में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 30%। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। निम्नलिखित में से किसे ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी थी? सी रंगराजन ने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचान के लिए किए गए ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य अधिमान एक महिला को निम्नलिखित नेटवर्क योजनाओं सुविधाओं में से किसके बीच समय समय पर लाया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। कोफेपोसा की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई है? तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। कोफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की स्थापना 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई थी। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब बनना शुरू हुए? 1954 में। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए थे और 5000 और 10,000 के नोटों को 1978 में बंद कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय लोलर के ऋणदाता के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों को सभी उचित मांगों को पूरा करता है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। व्यापार और आर्थिक समिति TERC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। निम्नलिखित पर कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है नागालैंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति शुरू की थी। दूसरा है कृषि मंत्रालय ने अपने समग्र विकास खेती
और बांस आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और बांस आवेदन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था। बांस का ताबासीर बांस की प्रजातियों से प्राप्त होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 3। नागालैंड भारत का प्रथम राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति शुरू की थी और बांस लोचन या तासाबीर बांस की प्रमुख प्रजातियां होती हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड भारत की एक विख्यात कार कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। राष्ट्रीय आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 27 जनवरी 2005 को किया था। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम है? खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ओपन मार्केट और सुरक्षाएं खरीदना। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली सामुद्रिक खाद्य पदार्थ कौन से? जमे हुए झींगे, जो कि सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें एवं भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के निम्नलिखित सदस्य क्यों बना? इसमें भारत को आतंकवाद से लड़ने और आतंकवादी धन का पता लगाने की क्षमता बनाने में मदद मिलेगी। यह भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण अपराधों को सफलतापूर्वक जांच और मुकदमा चलाने में मदद करेगी। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय अनुदान और सहायता के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इनमें से कौन से कारण सही हैं? 1 और 2। वित्त कार्रवाई कार्यबल की स्थापना आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए 1989 में G7 की पहल पर शुरू हुई थी। निम्नलिखित देश में कौन सा देश इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मॉरीशस से। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? दूरसंचार विभाग के द्वारा। संसद ने वर्ष 2002 में गांवों में टेलीफोन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को मंजूरी दी थी। सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया था? नोटों की छपाई। सरकार घाटे के वित्त पोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट छापती है। निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प कथन में से कौन सा विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? औद्योगिक नीति संकल्प 1956। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 और 1956 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया एक अधिनियम यह था कि भारत में औद्योगिक विकास का पहला व्यापक संकल्प है जिसका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान BRGF, जिसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना है, अगस्त 2006 में CCEA द्वारा अनुमोदित की गई थी। BRGF योजना शुरू में कितने जिलों में शुरू की गई थी? 250 जिलों में। BRGF योजना शुरू में 250 जिलों में शुरू की गई थी। उदर विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? 1992 में। उदर विनिमय दर प्रणाली LERM 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई थी। भुगतान संतुलन के संदर्भ में मर्चेंडाइज निर्यात जो विदेशों में माल को बिक्री का संदर्भ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रवर्तन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 के रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विभाग है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुखी इकाई है? कर्नाटक। भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं। एक कंपनी मणिपुर में है। एक मल्टी उत्पादन विशेषज्ञ आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं, उसे सेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस कंपनी की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता क्या है? 200 हेक्टेयर। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की गणना क्या प्रयोग है? एक सिंचाई योजना की तैयारी। वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कहलाता है। 100 बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी? 1999 से 2000 में।
बीज फसल बीमा योजना 1999 से 2000 में पेश की गई थी। यह योजना भारत के कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।